दोस्तों, मैं पॉइंट प्लस क्लासेस से आशीष कुमार गुप्ता। मैं क्लास 12 केमिस्ट्री सॉल्यूशन चैप्टर के पार्ट 2 वीडियो को बनाने जा रहा हूं। जो लॉकडाउन के चक्कर में हमारी पढ़ाई बहुत रुकी हुई है, इसको आगे बढ़ाने के लिए मैंने ये पॉइंट प्लस क्लासेस का चैनल बनाया है। अर्थात इसे आप सब्सक्राइब कीजिए। अगर इसकी वीडियो आपको पसंद आए तो लाइक कीजिए। देखते हैं अब हम विलेयता को प्रभावित करने वाले जो कारक थे। हमने ताप का प्रभाव पहले वाले वीडियो में बताया था। अब हम सम आयन प्रभाव के कारण जो कारक विलेयता को प्रभावित कर रहे हैं उसके बारे में बताने जा रहे हैं। क्या कहा गया है कि सम आयन प्रभाव जो है, विलयन में सम आयन की उपस्थिति से साधारणतः विलेय लवणों की विलेयता घट जाती है। उदाहरण एग्जाम्पल है एक, जैसे AgCl की जल में विलेयता NaCl की उपस्थिति में कम हो जाती है, क्योंकि Cl- आयनों सम आयन की उपस्थिति में Cl- का सांद्रण बढ़ जाने के कारण Ksp की स्थिर रखने के लिए जो Ag+ का सांद्रण कम हो जाता है। अब दाब का प्रभाव, विलेयता को प्रभावित करने वाले से दाब का प्रभाव जो कारक है, इसे बताते हैं कि ठोसों की द्रवों में विलेयता पर दाब का कोई सार्थक प्रभाव नहीं होता है। ऐसा इसलिए होता है कि क्योंकि ठोस एवं द्रव अत्यधिक असंपीड्य होते हैं एवं दाब परिवर्तन से सामान्यतः अप्रभावित करते हैं। अब दोस्तों, ये तो विलेयता को प्रभावित करने वाले कारक पूर्ण हुए। अब हम पढ़ेंगे विलयन की सांद्रता प्रदर्शित करने की विधियाँ। विलयन के इकाई आयतन में उपस्थित विलेय की मात्रा विलयन की सांद्रता कहलाती है। और विलयन को प्रभावित करने के जो सांद्रता को प्रभावित करने वाले जो कारक हैं उन्हें तो हम पढ़े हैं, लेकिन प्रतिशत के पदों में हम सांद्रता को ज्ञात करें। जैसे हमने द्रव्यमान प्रतिशत हमें निकालना है, तो द्रव्यमान प्रतिशत बराबर करेंगे विलेय का द्रव्यमान लिखेंगे और विलयन का बटे विलयन का द्रव्यमान गुणे 100। ये हमारा सूत्र होता है द्रव्यमान प्रतिशत के लिए। और आयतन प्रतिशत बराबर क्या होता है, विलेय का आयतन बटे विलयन का आयतन गुणे 100। द्रव्यमान आयतन प्रतिशत W/V, इसके बारे में हम आगे एग्जाम्पल भी अभी लगाएंगे। W/V परसेंटेज विलेय का द्रव्यमान गुणे 100 विलयन का आयतन। दोस्तों, अब हम किसी के ppm की में सांद्रता निकालेंगे। बहुत इंपॉर्टेंट है यूपी बोर्ड के 2021 के लिए। किसी विलेय पदार्थ के भागों की वह संख्या जो किसी विलयन पर 10⁶ 1 मीटर बराबर 10 लाख, मतलब भागों में उपस्थित ppm पार्ट प्रति मिलियन कहते हैं। जो 1 मिलियन बराबर 10 लाख, ppm अर्थात पार्ट प्रति मिलियन की मात्रा बराबर विलेय का भार ग्राम में होना चाहिए या प्रति मोल में। विलयन का आयतन जो होता है ग्राम में या प्रति मोल या मोल में। मोल अंश, अब इस एक मोल अंश, ये बिंदु अर्थात यह पॉइंट बहुत ही महत्वपूर्ण है यूपी बोर्ड की तरह से। जो मोल अंश और मोल प्रभाज, जिसे मोल अंश भी कहते हैं और मोल प्रभाज भी कहते हैं। जैसे पहले 2 घटक इसमें होते हैं, एक जिसमें विलेय और विलायक 2 घटक हैं, तो हमने विलेय को A मान लिया है और जो विलायक है उसको B मान लिया है। जो A घटक है उसके मोलों की हमें संख्या ज्ञात करना है, तो Na होगी, और B के मोलों की संख्या है Nb होगी। और दोस्तों, A के मोल अंश हमें ज्ञात करना है, तो XA बराबर, हम जो मोल अंश को X से दर्शाते हैं। जो मोल अंश है A का मोल अंश XA = A के मोल बटे विलयन के कुल गुण, तो Na अर्थात A के मोल बटे Na + Nb अर्थात ये जो विलयन का कुल मोल है, मतलब A का मोल जो है और B का मोल दोनों का योग, मतलब विलेय और विलायक के दोनों मोलों की संख्या का योग विलयन के मोल के बराबर होता है। इसीलिए हमने लिखा है Na/Na + Nb। इसे XA बराबर Na/Na + B। B के मोल अंश XB = B के मोल बटे विलयन के कुल मोल बराबर Nb/Na + Nb। आगे कुल मोल अंश। अब हम कुल मोल अंश निकालेंगे। अभी तो हमने A का मोल अंश निकाला था और B का मोल अंश निकाला था। अब जब कुल मोल अंश निकालेंगे तो दोनों के मोल अंशों को जोड़ देते हैं, अर्थात योग कर देते हैं, तो XA + XB।
एक्स ए प्लस एक्स बी इजकल टू एन ए अपान एन ए प्लस एन बी प्लस एन बी अपान एन ए प्लस एन बी। दोनों को हम जब जोड़ते हैं तो हमारा एन ए अपान वही आ जाता है और दोनों कैंसिल हो जाते हैं। एन ए प्लस एन बी अपान एन ए प्लस एन बी दोनों कैंसिल हो गए तो एक आ गए भाग देने पर, तो एक्स ए प्लस एक्स बी। इससे हमें प्राप्त हुआ कि कोई भी कितने भी मोल अंश हैं, कितने भी घटकों के मोल अंश का योग एक होता है। यह हमने पहले भी आंशिक नियम में पढ़ा था। अब हम मोलरता के बारे में देखते हैं, जानते हैं। मोलरता क्या है? जब 1 लीटर विलयन में घुले विलेय के मोलों की संख्या उस विलयन की मोलरता कहलाती है। क्या कहा गया कि जो 1 लीटर जो अगर विलयन है उसमें अगर कुछ विलेय घोला गया है तो उसके मोलों की संख्या उस विलयन का मोलरता कहलाती है। मोलरता बराबर विलेय का मोल बटे विलयन का आयतन। और जो विलयन का आयतन होता है ml मिलीलीटर में होता है। जब मिलीलीटर में होगा तो गुणे 1000 होगा। अगर ml में मिलीलीटर में नहीं है, लीटर में है, तो 1000 का गुणा नहीं करते हैं। यह दोनों सूत्र यूज करते हैं। जब ये लीटर में विलेय का आयतन होता है तो ये वाला सूत्र, और जब मिलीलीटर में होता है तो ये वाला सूत्र यूज करते हैं। अब मोलारिटी अर्थात मोलरता, अभी मोलारिटी पढ़ें, अब मोलरता पढ़ेंगे। तो मोलरता केवल एक ही अंतर है, दोनों में थोड़ा ही अंतर है। यहाँ पर विलेय का आयतन है और यहाँ पर विलायक का आयतन द्रव्यमान है। तो 1 किलोग्राम द्रव्यमान में घुले हुए विलेय के मतलब मिलाए गए मोलों की संख्या उस विलयन की मोलरता कहलाती है। मोलरता बराबर विलेय के मोल बटे विलायक का कुल द्रव्यमान किलोग्राम में होता है। इसके बाद दोस्तों फार्मलता हम पढ़ेंगे। जो फार्मलता के पदों में उसकी सांद्रता होगी, तो फार्मलता बराबर होता है विलेय का द्रव्यमान बटे विलेय का सूत्र द्रव्यमान गुणे आयतन लीटर में। अब देखते हैं इनका जो प्रयोग होता है, हमें कुछ न्यूमेरिकल सॉल्व करने होते हैं। इन्हीं जो फार्मूला हमने बताए हैं सांद्रता को निकालने के, फार्मलता के पदों में, नॉर्मलता के पदों में, ये सब भी बताए हैं। उसी से ये जो हम एग्जाम्पल हैं इनका हम सलूशन करेंगे। जैसे हमें दिया है कि एथिलीन ग्लाइकॉल C2H6O2 के मोल अंश की गणना करो यदि विलयन में C2H6O2 का 20% द्रव्यमान उपस्थित हो। तो आइए दोस्तों सलूशन इस प्रकार करेंगे। हमारा पहले लिखेंगे जो माना विलयन का कुल मात्रा कितनी दी गई, 100 ग्राम हमने मान लिया है। अब विलयन जल की मात्रा 80 ग्राम, क्योंकि ये 20% दिया है, तो 100 माइनस 20 तो 80 बचा। और ग्लाइकॉल की मात्रा मतलब हमें विलेय की वो जो विलायक है उसकी मात्रा 20 ग्राम है। और C2H मतलब जो हमारा ग्लाइकॉल दिया है उसका आणविक द्रव्यमान 62 ग्राम होता है प्रति मोल। जल का आणविक द्रव्यमान होता है 18 ग्राम प्रति मोल होता है। अब ग्लाइकॉल के मोल, अब पहले हम ग्लाइकॉल का मोल निकालेंगे कितने मोल होंगे। तो ग्लाइकॉल के मोल बराबर क्या होता है, 1 बटे मतलब जो 1 बटे उसका आणविक द्रव्यमान बटे जो मतलब उसका मतलब जो उसकी मात्रा ग्लाइकॉल की मात्रा बटे ग्लाइकॉल का आणविक द्रव्यमान। तो ग्लाइकॉल की मात्रा इसमें 20 है ग्राम, 20 ग्राम ये ऊपर दी है ना, और नीचे 62 ग्राम इसका जो आणविक द्रव्यमान है, ये 62 ग्राम प्रति मोल आणविक। अब दोनों के जो हम डिवीज़न करेंगे, 62 का 20 में डिवीज़न करेंगे तो 0.322 मोल आता है। अब आगे हमें जल का मोल अंश निकालना, जल के पहले मोल निकालेंगे फिर आगे मोल अंश निकालेंगे। जब हमें मोल नहीं पता है तो मोल अंश कैसे निकालें, इसलिए हम पहले मोल निकालते हैं। तो जल का मोल, अब जल का मोल इसे करें तो जल की मात्रा बटे जल का आणविक द्रव्यमान। भाई ये 1/, लगा है तो इसका ऊपर हो जाएगा। तो 80 बटे 18, तो 18 का जब डिवीजन मतलब भाग करेंगे 80 में तो 4.44 मोल आता है। अब हम ग्लाइकॉल का मोल अंश, भाई ये मोल प्रभाज और मोल अंश की गणना है इसमें करना है, तो इसीलिए हमने x मतलब मोल अंश को x से दर्शाते हैं, इसलिए x ग्लाइकॉल। तो x ग्लाइकॉल मतलब ग्लाइकॉल का मोल अंश बराबर क्या होगा, ग्लाइकॉल के मोल, ये ग्लाइकॉल का आणविक सूत्र लिखा है, और बटे ग्लाइकॉल मतलब जो कुल विलयन है उसके मोलों की संख्या, कुल हम पहले नीचे लिखेंगे और ऊपर
ग्लाइकल के मोलों की संख्या। इसी प्रकार ये 0.332 ये अभी हमने निकाला, अब इसको यहाँ पर लिख दिया और दोनों का योग करके हमने बिलियन का मोल लिख दिया। भाई दोनों को जब जोड़ेंगे तब बिलियन का मोल आएगा, ये हमने पढ़ा है। 0.322/4। अब इसका जब भाग किया तो 0.068 ये मोल अंश ग्लाइकल का आ गया। अब इसी प्रकार जल का निकालेंगे तो जल का हमने लिख दिया, पहले जल का हमने मोल अंश और फिर बिलियन का लिख दिया, दोनों का 0.932 हो गया। अब देखते हैं दूसरा क्वेश्चन है, कह रहा है हमें इसमें मोलरिटी निकालना है और इसमें NaOH की मात्रा 5 ग्राम दी है, जो NaOH क्या होगा इसमें विलायक होगा, और जो इसमें बिलियन की मात्रा दी है 450 ml। तो अब इसकी मोलरता ज्ञात करें, तो मोलरता बराबर हम जानते हैं कि विलेय का जो द्रव्यमान होता है, विलेय का द्रव्यमान बटे अणुभार बटे मतलब विलेय का जो द्रव्यमान बटे अणुभार W/m यान गुणे 1000 बटे बिलियन का आयतन। तो हमने जो 5 ग्राम ये रख दिया विलेय का द्रव्यमान और 40 जो इसका अणुभार होता है किसका NaOH का, उसको यहाँ पर रख दिया, और 450 ml ये बिलियन की मात्रा और 1000 के सूत्र में था इसको। और जब हमने कैलकुलेशन किया तो हमारी मोलरिटी 0.278 मोल प्रति लीटर आती है। अगला देखते हैं क्वेश्चन क्या है। अगला क्वेश्चन हमारा दिया गया है कि जो CH3 से एथेनोइक अम्ल की जो मात्रा है 2.5 ग्राम है। एथेनोइक अम्ल के मोल, अब मोल की गणना करेंगे तो मात्रा और मोललता हमें ज्ञात करना, तो हमें मोल पता होना चाहिए। तो फिर इसका अणुभार ये होगा, मतलब भाई कार्बन का अणुभार, कार्बन 1 2 12 दूनी 24, मतलब 12 कार्बन का होता है अणुभार, लेकिन इसमें 2 हैं अणु, तो 2 गुणे 12, 12 दूनी 24 आ गया। और 4 ये कैसे आया ये भी आप पूछेंगे। तो हाइड्रोजन ये 3 है, एक ये, और हाइड्रोजन का अणुभार 1 होता है तो 4 हैं, तो 4 ये हो गया। और ऑक्सीजन का 16 होता है, ये 2 हैं, तो 2 गुणे 16 हो गया। और 24 4 32 का योग 60 ग्राम प्रति मोल होता है। तो अब बेंजीन का द्रव्यमान, भाई अभी हमें मोललता का, बेंजीन का द्रव्यमान हमारा दिया है 75 ग्राम। अब मोललता, किसका मोललता निकालनी है हमें, एथेनोइक अम्ल की या एसिटिक अम्ल से भी कहते हैं। तो 2.5 ग्राम बटे 60 ग्राम प्रति मोल गुणे 75 ग्राम गुणे 1000 बटे 0.556 ग्राम। देखते हैं और आगे दोस्तों। अब कुछ क्वेश्चन अपने से करिएगा, जो ना आए तो उसे कमेंट में भेजें। गैसों की द्रव में विलेयता, गैसों की द्रव में विलेयता। अब विलेयता के कुछ बारे में पढ़ेंगे कि विलेयता क्या है। हमने आपको बता दिया विलेयता क्या है। अब गैसों की द्रव में विलेयता होगी, हम उसके टाइप्स पढ़ने जा रहे हैं। कहा गया कि जब बहुत सी गैसें जल में घुल जाती हैं तो ऑक्सीजन जल में बहुत कम मात्रा में घुलती है। ऑक्सीजन की यह घुली हुई मात्रा जलीय जीवन को जीवित रखती है। दूसरी ओर HCl जल में अत्यधिक घुलनशील होती है। गैसों की द्रव में विलेयता ताप एवं दाब द्वारा बहुत ही अधिक प्रभावित होती है। गैसों के द्रव में विलेयता को ताप द्वारा प्रभाव कुछ होता है, उसके बारे में बताया जाएगा कि ताप के बढ़ने पर किसी गैस की द्रव में विलेयता घटती है। घोले जाने पर गैस के अणु द्रव विलीनीकरण के प्रक्रम को संघनन के समकक्ष में मानते हैं। इस प्रक्रम में ऊर्जा उत्सर्जित होती है। विलीनीकरण की प्रक्रिया एक गतिशाम की अवस्था में होती है। चूँकि घुलनशीलता एक ऊष्मक्षेपी प्रक्रिया अर्थात ताप बढ़ने पर विलेयता घटनी चाहिए, ये सिद्ध किया गया है। अब देखिए दाब का प्रभाव कैसे लगता है इसके बारे में। जब दाब को बढ़ाया जाता है तो गैसों द्रवों की में विलेयता बढ़ती जाती है। गैसों के विलयन के एक निकाय पी का द्रव्यमान जो दाब होता है पी दाब होता है एवं टी ताप पर निकाय गतिक साम्यावस्था में अब गैस के कुछ आयतन को संपीड़ित करते हैं और जब संपीड़ित करके विलयन पर दाब बढ़ाते हैं, इससे विलयन के ऊपरी जो उपस्थित गैसीय कणों के विलयन की सतह में प्रवेश करने लगते हैं, यानी नीचे दबने लगते हैं, उससे टकराने की दर भी बढ़ जाएगी। जैसे जैसे हम नीचे दबने लगे तो टकराते जाएंगे और इससे गैस की विलेयता तब तक बढ़ेगी जब तक कि एक नया साम्य स्थापित नहीं हो जाता।
भाई जैसे पहले साम्य अवस्था में रहा उसी प्रकार अगर दूसरा साम्य अगर वहाँ पर स्थापित हो गया तब अतः विलयन पर दाब बढ़ने से गैस की विलयन। ये आपको देखिए चित्र बनाया गया है, ये पहले ऊपर ये आपको कुछ भार रखा गया है, ये कुछ भार रखे गए हैं और जैसे ही हमने इसमें दाब लगाया तो ये जो गैस के कण है वो नीचे की ओर टकराने लगे और टकराने से एक नया साम्य स्थापित हो जाता है और जैसे ही साम्य स्थापित हुआ तो विलयन पर दाब बढ़ने से गैस की अगर दाब बढ़ा तो गैस की विलयनता भी बढ़ जाए। आइए दोस्तों, अब इसी में एक आधारित है हेनरी का नियम। गैस और द्रव की विलयनता के आधारित एक हेनरी का नियम है। उन्होंने क्या कहा था, हेनरी बहुत इम्पोर्टेंट है। इसके अनुसार स्थिर ताप पर अर्थात हेनरी के नियम के द्वारा है बताया गया कि स्थिर ताप पर किसी गैस की द्रव में विलयनता द्रव अथवा विलयन की सतह पर पड़ने वाले जो गैस के आंशिक दाब के समानुपाती होती। क्या कहा गया है कि स्थिर ताप पर किसी गैस की द्रव में विलयनता, अगर इस ताप को स्थिर कर दिया गया तो किसी भी गैस की विलयनता द्रव में अथवा विलयन की सतह पर पड़ने वाले गैस के आंशिक दाब के समानुपाती होती है। या किसी गैस का वाष्पावस्था में आंशिक दाब, अगर आंशिक दाब पी लिया गया तो उस विलयन में गैस के मोल अंश एक्स के समानुपाती। तो ये पी प्रोपोर्शनल एक्स जी, मतलब गैस जी गैस और एक्स हमने पहले पढ़ा है, एक्स को मोल अंश कहते हैं या आंशिक दाब कहते हैं। पी अभी हमने बताया आंशिक दाब और ये एक्स मोल अंश। पी पर इक्वल टू ये के एच है, हेनरी नियतांक माना गया। भाई प्रोपोर्शनल लगा है तो इसमें एक हेनरी नियतांक मान लिया गया। तो नोट, अब इसके बारे में कुछ नोट है, क्या बताया गया देखते हैं। समान ताप पर विभिन्न गैसों के लिए के एच का मान भिन्न भिन्न होता है। अगर समान ताप है लेकिन विभिन्न गैसों के लिए अलग अलग जो अगर गैस लेते हैं तो सभी का जो हेनरी नियतांक है अलग अलग आएगा। अब देखते हैं बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, जलीय स्पीसीज के लिए गर्म जल की तुलना में ठंडे जल में रहना अधिक आरामदायक होता है, क्यों? ये क्वेश्चन है, इसका आंसर क्या कहा गया है देखते हैं, कारण क्या है। देखिए क्या कह रहा है, जलीय स्पीसीज के लिए गर्म जल की तुलना में ठंडे जल में रहना अधिक आरामदायक होता है, क्यों? इसके बारे में देखते हैं। उत्तर ये कह रहा कि दाब पर जो के एच का मान, मतलब जो हमने हेनरी नियतांक का जो मान होता है, जितना ही अधिक होगा उतना ही द्रव में गैस की विलयनता उतनी ही कम होगी। अगर हम हेनरी नियतांक अधिक है तो विलयनता कम होती है। N2 मतलब जो नाइट्रोजन गैस है, जो ऑक्सीजन गैस के लिए ताप बढ़ने पर जो हेनरी नियतांक का मान बढ़ता है तो ताप बढ़ने पर इन गैसों की विलयनता घटती है। यही कारण है, इसी कारण से जो जलीय स्पीसीज के लिए गर्म जल की अपेक्षा ठंडे जल में रहना अधिक आरामदायक होता है। दोस्तों, हेनरी के नियम के कुछ अनुप्रयोग हैं, उनको भी जानते हैं, वो बहुत ही इम्पोर्टेंट है। ये हेनरी का नियम बेस्ट इम्पोर्टेंट है यूपी बोर्ड के तहत से। हेनरी के नियम के अनुप्रयोग जो हैं, जैसे हमने सोडा जल, आप जब सोडा वाटर जो आप पीते हैं आपको बाटलों में मिलता है, थम्सअप वगैरह, उसके बारे में यह वही चीज़ है। आप जैसे कहीं भी बाज़ार में देखते हैं जो गाड़ियों में मतलब सोडा जल आपको पीने के देते हैं, नींबू पानी जो कहते हैं, वो है यही प्रयोग है। आप उसे देख लेते हैं तो नींबू पानी का यही हेनरी के नियम के द्वारा ही है। जैसे सोडा जल शीत पेयों में कार्बन विलयनता बढ़ाने के, जब उसको बनाते हैं तो नीचे एक कार्बन डाइऑक्साइड गैस नीचे से प्रवाहित करते हैं तो उसमें दाब अधिक होता है और ऊपर से बाटल को बंद कर देते हैं और उसमें गैस विलय हो जाती है, जिससे सोडा जल अर्थात शीतल पेय अच्छा हो जाए, ठंडा हो जाता है और मतलब वो हमें थोड़ा उसमें स्वाद आ जाता है। अगला अनुप्रयोग क्या है, गहरे समुद्र में श्वास लेते हुए गोताखोरों को अधिक दाब पर गैसों के अधिक घुलनशीलता का सामना करना पड़ सकता है। मान लिया ऊपर से कुछ नीचे समुद्र में अगर जो गोताखोर है नीचे है, मतलब नीचे तैर रहा है, ऊपर से अधिक अगर दाब पड़ गया
तो अगर दाब पड़ गया तो उसके नीचे गैस, मतलब गैसों के अधिक गैस घुलनशील जैसे हो जाएंगे, तो उसका सामना उसको करना पड़ता है। अधिक बाहरी दाब के कारण, मतलब बाहरी जो दाब अगर सांस के साथ ली गई, अगर ऊपर से दाब दिया गया वो सांस ली गई, तो वायुमंडलीय गैसों की विलेयता रुधिर में अधिक हो जाती है। जब गोताखोर की सतह की ओर आते हैं तो बाहरी दाब अधिक धीरे धीरे कम होने लगता है। इसके कारण घुली हुई गैसें बाहर निकलती हैं। इससे रुधिर में नाइट्रोजन के बुलबुले बन जाते हैं। जब नाइट्रोजन गैस भर जाती है तो बहुत ही खतरनाक है, कोशिकाओं के लिए अवरोध उत्पन्न कर देती है और एक चिकित्सीय अवस्था में उत्पन्न कर देता है, जिसे बेंट्स कहते हैं। यह अत्यधिक पीड़ादायक एवं जानलेवा होता है। बेंट्स से तथा नाइट्रोजन के रुधिर में अधिक मात्रा के जहरीले प्रभाव से बचने के लिए हमें गोताखोर द्वारा सांस लेने के लिए उपयोग किए जाने वाले टैंक को हीलियम मिलाकर तनु की गई वायु को भरा जाता है। इसमें हीलियम 11.7% मिलाते हैं और उसी में नाइट्रोजन 56.2% मिलाते हैं और ऑक्सीजन 32.1% मिलाते हैं। देखिए तीसरा टिप्स क्या है, तीसरा अनुप्रयोग क्या है। जो अधिक ऊंचाई वाले जगहों पर ऑक्सीजन का आंशिक दाब सतही स्थानों से कम होता है, अतः इन जगहों पर रहने वाले लोगों एवं अवरोहकों को रुधिर एवं ऊतकों में O2 की सांद्रता निम्न हो जाती है। इसके कारण आरोहक कमजोर होते जाते हैं और स्पष्टतः सोच नहीं पाते हैं। इन लक्षणों को एनाक्सिया कहते हैं। देखिए ये है हेनरिकन प्रयोग। अब देखिए अगला द्रव्य विलयनों का वाष्प दाब। इसको हम अगले वीडियो में देखेंगे, पार्ट 3 वीडियो में देखेंगे। दोस्तों अर्थात विद्यार्थियों, अगर आप नोट्स बनाना चाहते हैं तो आप हमारे वीडियो को हर हेडिंग टाइप्स उसको स्क्रीनशॉट करते जाइए और नोट्स को बनाते जाइए, जो आपके परीक्षा के लिए अधिक लाभदायक होगी। तो दोस्तों अगर हमारी वीडियो आपको पसंद आई हो तो लाइक करें और हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें। चलिए दोस्तों।